हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको पता होगा कि आने वाले समय में बहुत सी परीक्षाएँ होने वाली हैं। UPPCS, लेखपाल, BDO, पेट, बहुत सी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी परीक्षाएँ होने वाली हैं। अदर स्टेट में भी परीक्षाएँ जो हो रही हैं या फिर से होने वाली हैं। इस दृष्टि से प्रॉपर जो है हमेशा या प्रॉपरली पर डे रिवीजन करना या फिर से प्रश्नों को सॉल्व करना, MCQ सॉल्व करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है और बहुत ही ज़रूरी है। मेरे साथ जुड़ करके आप पर डे जो है MCQ सॉल्व कर सकते हैं विथ प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपको बता दें कि एक बात जो है अपने मन में ठान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ जो है चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर भागवत धर्म? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सलाका पुरुष की जो अवधारणा है वह जैन धर्म से संबंधित है। देखिए सलाका पुरुष की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें तीर्थंकरों, चक्रवर्ती राजाओं या फिर से जो प्रसिद्ध फेमस पुरुष होते थे इनको सलाका पुरुष कहा जाता था और इसकी कुल संख्या 63 बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है? बुलंदशहर, मालवा या फिर से अंतर्वेदी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन D। बुलंदशहर, मालवा और अंतर्वेदी इन तीनों स्थानों पर गुप्त काल में सूर्य मंदिर का उल्लेख मिलता है। देखिए गुप्त काल में सूर्य मंदिर का उल्लेख निम्नलिखित स्थानों पर पाया गया है। बुलंदशहर, मालवा, बुलंदशहर, अंतर्वेदी। गंगा यमुना के दोआब को अंतर्वेदी कहा जाता है। दोआब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये गंगा हो गया, ठीक है, और ये यमुना, इसके बीच वाला ये जो क्षेत्र होता था, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है, मूल स्थान। इन चारों स्थानों पर गुप्त काल में सूर्य मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें कि गुप्त काल में मंदसौर शिलालेख की प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना का भी उल्लेख किया गया है। मंदसौर शिलालेख में इसके प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना का उल्लेख किया गया है। और मिहिरकुल के ग्वालियर लेख में ग्वालियर में एक प्रस्तर सूर्य मंदिर के निर्माण की भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाबलीपुरम के एकाश्मरथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? पांड्य वंश के शासकों द्वारा, चोल वंश के शासकों द्वारा, पल्लव वंश के शासकों द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? या फिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा? इसका जो सही आंसर है साथियों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन C, पल्लव वंश के शासकों द्वारा इसका जो है उल्लेख किया गया। ठीक है, देखिए महाबलीपुरम के एकाश्मरथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। और इसमें रथों की कुल संख्या कितनी है? इसमें रथों की कुल संख्या 7 है। और इसमें सबसे छोटा जो रथ है वो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें कभी ये पूछ सकता है कि महाबलीपुरम के जो एकाश्मरथ मंदिर है उसमें रथों की संख्या कितनी है, तो रथों की संख्या 7 है। और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है? ब्रह्म सिद्धांत, कलीलावादिमना, खंडन खंडखाट्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कलीलावादिमना में पंचतंत्र के फारसी अरबी अनुवाद किया गया है। ठीक है, मतलब पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीलावादिमना के नाम से किया गया है। देखिए 712 ईस्वी में भारत पर
मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद अरब विद्वानों द्वारा भारतीय ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन आदि का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। भारतीय विद्वानों की सहायता से विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का कलीला व दिमना के रूप में अरबी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इस ग्रंथ में सिंचाई के लिए पहली बार रहट का प्रयोग किया गया है? नीति वाक्यामृत, गाथा सप्तशती, अभिधान रत्नमाला या फिर अमरकोश? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाथा सप्तशती में सिंचाई के लिए पहली बार या सर्वप्रथम रहट शब्द का प्रयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है। देखिए सिंचाई के लिए रहट के प्रयोग का प्रथम उल्लेख गाथा सप्तशती में मिलता है। और आपको बता दें कि अवधान रत्नमाला में गुप्तोत्तर काल में बोए जाने वाले या उपजाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनाजों या फसलों का वर्णन किया गया, किसमें? अवधान रत्नमाला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है? गढ़वा शिलालेख, कहोम शिलालेख, भीतरी स्तंभ लेख या फिर इंदौर ताम्रपत्र लेख? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कहोम स्तंभ लेख में। इसकी जो है किसकी 5 जैन तीर्थंकरों के प्रतिमाओं के निर्माण की जानकारी हमें कहोम स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित गुप्तकालीन कहोम स्तंभ लेख से पता चलता है कि भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि कहोम स्तंभ लेख कहाँ प्राप्त हुआ है या कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहोम स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। और इसी में जो है इसका वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है कि भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में निवास करते थे? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन या फिर बल्लाल सेन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव निवास करते थे। और आपको बता दें कि लक्ष्मण सेन यह बल्लाल सेन का पुत्र था। ठीक है, और यह विदिशा की राजकुमारी मालविका और लक्ष्मण सेन इन दोनों के प्रेम प्रसंगों को आधार बना करके कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम नाटक की रचना की गई थी। ठीक है, तो अगर ये पूछ ले कि मालविका अग्निमित्रम में कालिदास ने किसका वर्णन किया है या किसको आधार बना करके इसकी रचना की है, तो ये भी याद रखिएगा कि विदिशा की राजकुमारी मालविका और लक्ष्मण सेन को आधार बना करके इसकी रचना की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गीत गोविंद के लेखक जयदेव सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इनके अलावा लक्ष्मण सेन की राजसभा में पवन दूत के लेखक धोई, ठीक, और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध भी निवास करते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? शक शासक, शुंग शासक, कांडव शासक या कुषाण शासक? बताइए किस वंश के शासन काल में इसका उत्थान हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग वंश के शासन काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। और आपको बता दें कि शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग था। देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था जिसने सतना मध्य प्रदेश में भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी याद रखकर कभी पूछ ले किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चंस बन जाए
कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का शासक था, इसके द्वारा भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और इसके जो राजगुरु थे, पतंजलि इसके राजगुरु थे, जिनकी अध्यक्षता में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आपको बता दें कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कुल आएगा, पहले नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद ग्राम आएगा। ठीक। उसके बाद क्या आएगा? विष आएगा। उसके बाद फिर जन आएगा, फिर आएगा क्या? राष्ट्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब आर्यों के प्रशासनिक इकाई की सबसे जो छोटी इकाई थी वो कुल थी, उसके बाद ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर राष्ट्र था। ठीक है। देखिए, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता एक सभ्यता थी जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी प्रशासनिक इकाई जो है 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। और आपको बता दें कि ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था, विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? गंगा, यमुना, सिंधु या फिर सरस्वती? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सरस्वती का जो उल्लेख है, सबसे महत्वपूर्ण नदी या फिर से सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। जबकि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख है अगर पूछ ले तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया। ठीक है। और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के लिए। चलिए देखिए, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, जबकि सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति या फिर पराशर स्मृति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। याज्ञवल्क्य की स्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किए जाने की जानकारी जो है हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति से प्राप्त होती है। देखिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है। और नारद स्मृति में क्या किया गया है? नारद स्मृति में विधवाओं की संपत्ति राजा द्वारा लेकर उनके भरण पोषण को राजा का कर्तव्य बताया गया। ठीक है। जिसमें मतलब सीधा सीधा बता दें कि ये कहा गया कि जो विधवा महिलाएं हैं उनकी जो संपत्ति है वह राजा अपने पास रखे या फिर से उसका अधिग्रहण कर ले या फिर उसे अपने साम्राज्य या राज्य में शामिल कर ले, और इनके भरण पोषण की उत्तम व्यवस्था या उचित व्यवस्था राज्य खुद करे। ठीक है। इसकी चर्चा किसमें की गई है? नारद स्मृति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्योतिष के प्रथम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष की रचना किसके द्वारा की गई है? कश्यप ऋषि, लगध मुनि, आश्वालय या फिर से कात्यायन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लगध मुनि द्वारा ज्योतिष के प्रथम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष की रचना की गई है। देखिए, ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है, और कश्यप ऋषि जो है वह निरुक्त के प्रथम आचार्य हैं। ठीक है। और आश्वालय जो है वह गृह सूत्र की रचयिता है, जिसमें गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों का विवरण दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वेद एवं उनके उपवेदों नीचे दिए गए वेदों को उनके उपवेदों से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करिए साथियों, क्या होगा इसका? देखिए, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक। और सामवेद का आयुर्वेद कौन सा है? सामवेद का जो आयुर्वेद है वो है आपका गांधर्व वेद। ठीक है।
यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का फर्स्ट और सी का 4, डी का 2। ठीक, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधार्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या फिर से जैमिनीय ब्राह्मण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में हमको सर्वप्रथम प्राप्त होता है या उसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, जबकि राज्याभिषेक के लिए राजसू यज्ञ की जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ठीक है, ये था साथियों आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए साथियों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग अपना सपोर्ट दें और ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और आपको एक बात बता दें साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट को जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी पीडीएफ वीडियोज़ के पीडीएफ होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।